हेलो, वेलकम टू माय चैनल कैलकुलस विद रणधीर। आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ सॉलिड स्टेट ट्वेल्थ स्टैंडर्ड केमिस्ट्री। पिछले लेक्चर के लास्ट टॉपिक में हमने देखा था डिफेक्ट्स के बारे में, स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट का पहला टाइप था स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। आज हम उसका जो सेकंड टाइप है वो स्टार्ट करेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट से। ये होने के बाद फिर जो पॉइंट डिफेक्ट का लास्ट टाइप है नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, ये देखेंगे। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट ध्यान दो, डेफिनेशन यहाँ पे क्या है? अराइजेस व्हेन फॉरेन एटम्स डिफरेंट फ्रॉम होस्ट एटम्स आर प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटिस। अगर बाहर के एटम, फॉरेन एटम मतलब बाहर के एटम्स आएंगे, मतलब क्या, होस्ट एटम के अलावा। जैसे अगर ऐसा कुछ हिसाब किताब देख रहे हो आप, कॉपर का लैटिस था बट कहीं कहीं एटम आ चुके हैं जिंक के, तो जिंक के एटम बाहर के एटम हो गए। ठीक है, कॉपर के अलावा कोई एटम हो गए। तो अगर ऐसे एटम्स आ जाते हैं इनसाइड द लैटिस, तब आप उसे इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलोगे। बिकॉज नाम में देखोगे आप, इम्प्योरिटी मतलब इम्प्योर चीज हो गई। चीज इम्प्योर कब होगी? जब कोई दूसरी चीज उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज है। इसका डेफिनेशन टू टाइप्स इसमें आपको मिल जाएंगे। एक तो है सब्स्टिट्यूशनल, सेकंड है इंटरस्टिशियल। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट आप देखो तो इसमें क्या है? फॉरेन एटम ऑक्यूपाई लैटिस साइट्स इन प्लेस ऑफ होस्ट एटम। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलेगा। सब्स्टिट्यूशन मतलब होस्ट एटम को रिप्लेस कर देगा मेरा इम्प्योरिटी वाला एटम। जैसे कि आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जिंक, यहाँ पे भी कॉपर होना चाहिए था, यहाँ भी कॉपर होना चाहिए था, यहाँ भी कॉपर, यहाँ भी कॉपर। बट उनकी जगह पे कौन आ चुका है? जिंक आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर के एटम को रिप्लेस कर दिया, या मैं बोल सकता हूं कॉपर के एटम सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं जिंक के एटम के साथ। तो यहाँ पे इंप्योरिटी भी आई है, बट कौन सी वाली? सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे आप बोलोगे सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। एग्जाम्पल में आप अलॉय ले सकते हो, ब्रास ले लो। ठीक है, जो यहाँ पे बनाया भी हमने कॉपर एंड जिंक के इंप्योरिटी के साथ जो बनता है उसे हम ब्रास बोलते हैं। ठीक है, मेन अपना होस्ट यहाँ पे कॉपर है। ठीक है, और जिंक एटम यहाँ पे उस कॉपर एटम को रिप्लेस करेगा, या आप इसको इम्प्योरिटी बोल सकते हो। वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट इम्प्योरिटी, इसका मतलब क्या होता है? इम्प्योरिटी आयंस विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट क्रिएट वैकेंसी। आपकी यहाँ पे जो वैकेंसी क्रिएट होगी, ठीक है, वो क्रिएट होगी बिकॉज ऑफ सम डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कुछ ऐसे आयंस होंगे। ठीक है, अब ये चीज क्या है देखो, जैसे एग्जांपल में देता हूं, SrCl2। SrCl2 में SrCl2 को अगर मैं NaCl में ऐड करूं, मतलब लैटिस स्ट्रक्चर NaCl का है, इसमें इंप्योरिटी SrCl2 है। अब SrCl2 जब मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे Sr2 प्लस रिप्लेस करेगा Na प्लस की जगह पे। ठीक, मतलब देखो, जैसे NaCl NaCl करके लैटिस स्ट्रक्चर है, तो Na, मान लो एक Na यहां से चला जाएगा, इसकी जगह पे आएगा SrCl2 में से जो कटायन पॉसिबल है। कौन सा कटायन पॉसिबल है? Sr2 प्लस। तो Sr2 प्लस रिप्लेस करेगा सोडियम को, Na। ठीक है, उसके बाद टू मेंटेन न्यूट्रलिटी, ठीक है, न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, बिकॉज आप देखोगे Na प्लस यहां से गया और इसे यहाँ पे Sr2 प्लस आया, तो +1 का चार्ज गया और +2 का चार्ज आया, तो चार्ज यहाँ पे बढ़ रहा है और मुझे न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है ना। कंपाउंड या सब्सटेंस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे, उसके लिए क्या होगा देखो, अगर एक Sr2 प्लस रिमूव होता है तो दो Na प्लस आयन के साथ वो, मतलब Sr2 प्लस अगर आता है तो वो रिमूव करेगा दो Na प्लस आयन। ये समझ में आ रही है? देखो, अगर एक ही Na प्लस आयन जाता और Sr2 प्लस आता,
तो यहाँ पे +1 का चार्ज बढ़ जाता। ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर में +1 की जगह पे +2 आ चुका है, तो +1 की जगह पे अगर +2 आ चुका है तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? +1 का इंक्रीमेंट हुआ। बट मुझे न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है, मतलब जो चार्ज और बैलेंस रखने हैं, उसके लिए मैं क्या करूंगा, या उसके लिए नेचर क्या करता है, एक Sr2+ आता है तो 2Na+ निकल जाता है। यहां का +1, यहां का +1 निकला और +2 आ गया, तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ चार्ज। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा कि एक Sr2+ रिमूव करेगा 2Na+ आयंस को। ठीक है, वन साइड ऑक्यूपाइड बाय Sr2+, वन साइड रिमेन वैकेंट। अच्छा, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी ना। आप खुद देखो, Sr2+ आएगा तो वो एक Na+ की जगह पे आएगा। भले ही यहाँ पे 2Na+ को हमने रिमूव कर दिया, बट आएगा कितना? एक ही Sr2+। तो एक Na+ की जगह फिर भी क्या रहेगी? खाली पड़ी रहेगी, यहाँ पे वैकेंसी रहेगी। ठीक है, चीज समझ में आ रही है? 2Na+ गए तो दो की जगह यहाँ पे खाली हुई, फिर कंपनसेट करने के लिए एक Sr2+ आया, तो वो एक ही जगह पे आएगा, एक Na+ की जगह पे आएगा, स्टिल एक Na+ की जगह यहाँ पे खाली रहेगी। ठीक है, वही बोला है, वन साइड रिमेन्स वैकेंट, ऐसा कुछ हो। ये है वैकेंसी थ्रू एलोवेलेंट इम्यूनिटी। एलोवेलेंट इम्यूनिटी मतलब जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप जो इम्प्योरिटी लेके आ रहे हो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट अलग, Na का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और Sr का 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ इम्प्योरिटी यहाँ पे आ रही है, वैकेंसी क्रिएट कर रही है। नेक्स्ट है इसमें इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब ये वर्ड के बारे में हमें जानकारी है पहले से। इंटरस्टिशियल मतलब बिटवीन द एटम्स, नॉर्मल अरेंजमेंट में बिटवीन द एटम्स पार्टिकल्स जो स्पेस होता है वो है ये। अब इसमें इम्प्योरिटी आ जाएगी, जैसे कि आप देखो नॉर्मल स्ट्रक्चर आयरन का है और इनमें थोड़ी मोड़ी जगह जो बीच में बची हुई है ये है इंटरस्टिशियल स्पेस, और जो इम्प्योरिटी आ रही है वो इसी स्पेस में आके बैठ जा रही है। इस केस में जो नॉर्मल अरेंजमेंट है, जो लैटिस है, वो आयरन का है। इम्प्योरिटी जो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ चुकी है वो कार्बन की है। ठीक है, और आयरन और कार्बन से मेन जो एक अलॉय बनता है उसका नाम है स्टील। सो यहाँ पे आयरन एटम के लैटिस साइड्स, ठीक है, लैटिस साइड्स में है, कार्बन एटम आ जाता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। तो ये आपका है इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी। क्लियर है ये? ठीक है, नाम में समझ में आ रहा है कि इम्प्योरिटी मतलब फॉरेन एटम और इंडस्ट्रियल साइट्स पे आ जाएंगे, तो नाम इसका ऐसा पड़ा। उसके बाद नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट का नेक्स्ट टाइप नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें क्या है, रेशियो ऑफ एटम्स cations to anion becomes different from केमिकल फॉर्मूला। तो जो केमिकल फॉर्मूला है उसके हिसाब से आपका जो रेशो होगा एटम्स का या कटायन टू अनायन रेशो वो बदल जाएगा, वो डिफरेंट मिलेगा आपको। ठीक है, और थोड़ा सा नॉन स्टोइचोमेट्रिक हिसाब में रहेगा। ठीक है, अब देखो स्टोइचोमेट्रिक और नॉन स्टोइचोमेट्रिक का मेन डिफरेंस क्या है वो देखो। हमने पहले भी ये केमिस्ट्री में पढ़ा है, स्टोइचोमेट्रिक और नॉन स्टोइचोमेट्रिक में डिफरेंस ये है, किस रूल्स थे कुछ, स्टोइचोमेट्री क्या होता है, नॉन स्टोइचोमेट्री क्या होता है, ये सब देखा था हमने। स्टोइचोमेट्री का मेन ये था कि यहाँ पे आपका जो कंपाउंड होगा वो सिंपल वोल नंबर रेशो में होगा। जैसे कि अगर मैंने एक कंपाउंड लिखा, मान लो NiO, तो यहाँ पे Ni 1 है, O भी 1 है, और ये है वोल नंबर्स। बट अगर मैं लिख देता हूं Ni 0.97 O 1,
तो यहाँ पे जो नंबर है ये तो वोल नंबर है, बट ये वोल नंबर है क्या? नहीं। तो ये स्टोइशियोमेट्रिक में नहीं आएगा, इसको आप नॉन स्टोइशियोमेट्रिक बोलो। ठीक है, वही आप यहाँ पे देखोगे। तो स्टोइशियोमेट्रिक वाले टाइप में आपने जहां भी देखा वहां पे वही सब चीजें थी। एक तो न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, नंबर ऑफ जो रेशो है वो हमेशा सेम रहेगा। हमने फर्स्ट लाइन ही ये लिखी थी स्टोइशियोमेट्री में कि जो रेशो रहेगा एटम्स का या कटायन टू अनायन रेशो रहेगा वो सेम रहेगा, स्टोइशियोमेट्रिक वाली डिफेक्ट। और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक में क्या हो रहा है, ये चीज बदल जा रही है। कैसे बदलेंगे बताता हूँ। ठीक है, अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर यहाँ पे सेम रहेगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई भी डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं। इसमें भी दो टाइप है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक में। पहला है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, यहाँ पे नाम में समझ में आ रहा है कि मेटल की डिफिशियंसी होने वाली है, कमी होने वाली है। सो पॉसिबल ओनली इन मेटल्स शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे आपको मेटल्स में दिखाई देने वाला है ये जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट आपको अलग अलग मिलते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। +2 भी है, +3 भी है, +4 भी है, ऐसा कुछ होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट जिसके मोर देन वन रहेंगे उनके लिए आपको ये दिखने को मिलेगा। पॉजिटिव मेटल आयंस मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइट्स, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज बैलेंस्ड बाय सेम मेटल कैटायन विथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे पॉजिटिव मेटल के आयन यहाँ पे गायब हो जाएंगे। ठीक है, अब देखोगे जैसे आप कि मान लो पहले कि ये जगह पे, ये वाले जगह पे, ये वाले जगह पे और ये वाले जगह पे Na2+ होना चाहिए था, बड़े तीनों ही जगह से Na2+ गायब हो गया। ठीक है, गायब हो चुका। अब गायब होने के बाद जो निगेटिव चार्ज उनको बैलेंस कौन करेगा, क्योंकि अपना पॉजिटिव चार्ज गायब हुआ है तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज बढ़ चुके होंगे, उन्हें कौन बैलेंस करेगा? ठीक है, देखो एक तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज के नाम पे क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन है O2-। अगर ये तीन गायब होते हैं, तीन गायब होने का मतलब चार्ज कितना गायब हो गया, 3 2 6 चार्ज गायब हो गया। अगर 6+ चार्ज गायब हो गया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्सेस में कितने नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, 6-। अब उन्हें बैलेंस करने के लिए कौन आएगा, अब उन्हें बैलेंस करने के लिए इनका ही भाई आएगा, दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट वाला Na3+। अब Na3+ जब आएगा तो वो इस स्पेस में आ जाएगा, इस स्पेस में आ जाएगा। क्या बैलेंस कर चुका है, क्योंकि Na3+ है। अगर ये दो ही आयन आ जाए तो भी 3 2 कितना आ जाएगा, 6+ हो जाएगा। 6- को बैलेंस कर दिया 6+ ने, तो ये दो ही काफी थे। तो यहां पे आपको एक स्पेस देखने को मिल जाएगी, खाली स्पेस जहां पे कोई नहीं आएगा, बिकॉज Na2+ तीन गए और उनको कंपनसेट करने के लिए Na3+ दो आए। चार्ज सेम ही है, Na2+ अगर तीन गए तो भी 6+ चार्ज गया, और Na3+ अगर दो आए तो 6+ चार्ज आ गए, तो चार्ज बैलेंस हो गए। बट आयंस की मात्रा अलग थी, तीन गए बट आए कितने, दो आए। एक की जगह खाली पड़ी रही, वैकेंसी यहां पे रही। ठीक है, सो वही बोला है कि जो आपका मेटल मिसिंग है उसकी जगह पे सेम मेटल ही आने वाला है, सेम मेटल आएगा बट विथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। आपका Na2+ गया था और उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला निकल आया, Na3+ वाला आया, और जगह को आया, मतलब जगह को नहीं भरेगा बट चार्ज को बैलेंस कर देगा, जगह खाली रह जाएगी एक जगह। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया आपका NiO वाला, यहाँ पे एक Na2+ खाली पड़ा है,
ठीक है, यहाँ पे देखो ये जगह की बात हो रही है। और दो Na3+ आयन एट अदर Na2+ साइट्स, मतलब दो, मतलब एक हिसाब से टोटल Na2+ तीन थे, जिसमें से दो Na2+ जगह पे Na3+ आ चुके हैं और एक स्टिल यहाँ पे खाली है। कंपोजिशन बिकेम, अब यहाँ पे आप ये चीज ध्यान दो कि एक जगह खाली हो चुकी है ना, ये जगह पे वैकेंसी आ चुकी है। तो पहले अगर फॉर्मूला NiO था, अब आप खुद देखो Na निकल की मात्रा यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रही है। सो निकल की मात्रा NiO यानी कि Ni1 है, O1 है, अगर Ni की मात्रा कम होगी तो इसको बोला गया ये लगभग जाएगी 0.972, ये रेशो बनेगा निकल का Na का 0.97, O तो सेम रहेगा, O में कोई चेंजेस नहीं। बट ये रेशो देखने वाली नहीं है, ये रेशो हमने यूज नहीं किया। हमने जब भी फॉर्म चीजें सॉल्व की फिजिकल केमिस्ट्री में, तो हमने स्टोइशियोमेट्री को यूज किया, हमने हमेशा सिंपल मोल नंबर रेशो में रखा। ठीक है, बट ये डिफेक्ट है कि देखने को मिल रहा है। ठीक है, कि निकल का 0.97 एटम पर एक ऑक्सीजन के एटम के साथ रेशो बना के लैटिस बनाए। क्यों हो रहा है, रीजन बताएं। बिकॉज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला निकल आ जाता है लैटिस में इन द प्लेस ऑफ Na2+, स्टिल एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और निकल की मात्रा यहाँ पे कम हो जाएगी। तो जो नॉर्मल फॉर्मूला है उससे आप देखोगे निकल की वैल्यू कम मिलेगी और एक नॉन स्टोइशियोमेट्रिक फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, इसको नॉन स्टोइशियोमेट्रिक फॉर्मूला बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे बोल नंबर में नहीं है। ये बोल नंबर है बट ये बोल नंबर नहीं है, ये डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर बोल नंबर नहीं होता। क्लियर है। सो ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट हो गया। नेक्स्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, क्योंकि नॉन स्टोइशियोमेट्रिक में मैंने दो बोले थे। पहला है मेटल डिफिशियंसी, दूसरा है मेटल एक्सेस, जहां पे मेटल ज्यादा मात्रा में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, तो इसमें भी दो टाइप है, इसमें भी दो टाइप है मेटल एक्सेस में। एक्सेस होने में दो टाइप होता है, ये टाइप ए है और यहाँ पे आप टाइप बी देखोगे। टाइप ए में भी दो तरीके हैं। ठीक है, टाइप ए में भी दो तरीके हैं। अब देखो, पहला तरीका ऐसा है कि जैसे कि हमने ZnO का एग्जांपल लिया। ठीक है, ZnO का एग्जांपल लिया। अब इस लैटिस में Zn का न्यूट्रल एटम इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाए। पहला ये तरीका है कि Zn का एटम, न्यूट्रल एटम, आयन एटम है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, ये आप देखोगे इन बिटवीन स्पेस में आके रह गया। अब इससे क्या होगा, एक तो जिंक की मात्रा बढ़ गई, इसलिए यहां पे एक्सेस की बात हो रही है। जिंक मेटल है तो मेटल एक्सेस की बात हो रही है। ठीक है, और जिंक की मात्रा जब बढ़ेगी तो यहाँ पे फॉर्मूले में भी चेंज होगा, फॉर्मूला चेंज होगा। अगर ZnO है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं Zn की मात्रा बढ़ी तो ये कुछ 1 पॉइंट समथिंग जाएगा, मान लो 1.1.03 कुछ हो गया। और बिकॉज यहाँ पे ये नंबर एक वोल नंबर नहीं है, सो ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक फॉर्मूले से नॉन स्टोइशियोमेट्रिक में आ रहा है। ठीक है, एक तो ये तरीके से आपका ऐसा कुछ फॉर्मूला मिलेगा, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक फॉर्मूला मिलेगा। और सेकंड तरीका ये है कि Zn का आयन, ZnO में Zn के आयन को आप Zn2+ बोलोगे। Zn2+ अगर इंटरस्टिशियल स्पेस पे आ जाए, साइड्स पे आ जाए, तब ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। अब ये कैसे होता है देखो, अगर मैं यही लैटिस को, इसी स्ट्रक्चर को हीट करूं, हीट करूंगा तो क्या होगा, ZnO डिकम्पोज हो जाएगा। यहाँ पे Zn2+ अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। और बिकॉज Zn2+ यहाँ पे आ चुका है तो इसके दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों पे ध्यान देना, Zn2+ पे और दो इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ही चीजें, टोटल तो तीन चीजें हो गई, एक Zn2+ का आयन और दो इलेक्ट्रॉन।
ये तीन चीजें इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आ जाएगी। देखो Zn2 प्लस यहां पे लिख रहा है, पहला इलेक्ट्रॉन यहां पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां, तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। यहां भी आप देखोगे तो आपका जो मेटल है वो बढ़ा, एक्सेस अमाउंट में मिला, उससे फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा। जनरल तौर पे देखेंगे तो कुछ ऐसा, ठीक है, Zn 1 प्लस एक्स ओ 1। तो पहले तो देखो Zn होता तो 1 1 था, अब जिंक बढ़ चुका है तो 1 में कुछ जोड़ के एक्स कर लो, जनरल तरीके में ऐसा लिख दिया है। बाकी O1 है, यहाँ पे 1 के रेफरेंस पे कुछ एडिशन हो रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट में पहले टाइप में दो चीजें हैं, एक तो न्यूट्रल जिंक का एटम आ जाए इनसाइड द लैटिस ZnO, और दूसरा तरीका ये कि हीटिंग के कारण जिंक ऑक्साइड डिकम्पोज होके जिंक आयन दे दे प्लस कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ये दोनों ही चीजें, आयन एंड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएंगे और सेम काम करेंगे यहाँ पे, ये भी मेटल एक्सिस डिफेक्ट ही शो करेगा आपको, और कुछ ऐसा फॉर्मूला आपको मिलेगा जो कि नॉन स्टोइचियोमेट्रिक फॉर्मूला है। क्लियर है? टाइप बी, टाइप बी में क्या हो रहा है देखो, बाय अनायन वैकेंसीज। अभी तक आप कटायन कटायन की बात कर रहे थे, कटायन आ रहा है, कटायन जा रहा है, ठीक है, और इंटरस्टिशियल स्पेस में वो आ रहा था, सब्स्टिट्यूशन में देखा तो भी कटायन ही सब्स्टिट्यूट कर रहा था। ध्यान दो, टाइप बी में अनायन वैकेंसी क्रिएट होगी। मतलब क्या, यहां पे कलर या एफ सेंटर्स क्रिएट होंगे। अब ये चीज क्या है, इम्पार्ट्स कलर टू कलरलेस क्रिस्टल, ठीक है, ये चीज तो है कि भाई कुछ यहाँ पे कलर वाला फंडा आपको दिखाई देगा, खासकर कलरलेस क्रिस्टल को कुछ कलर आपको देखने को मिलेगा। NaCl हीटेड टू Na वेपर, अगर मैं NaCl को सोडियम वेपर के साथ हीट करूं, सोडियम वेपर मतलब सोडियम को हीट कर करके सोडियम को गैसियस स्टेट में ले आए तो उसको हम सोडियम वेपर बोलते हैं। तो सोडियम वेपर के साथ इसको हमने रिएक्शन कराया, तो यहां पे Cl माइनस डिफ्यूज होगा सरफेस पे और वैकेंसी क्रिएट होगी Cl माइनस की जगह। अब ये चीज क्या बोल रहा हूं देखो, ये स्ट्रक्चर है, मान लो सरफेस पे यहां पे कहीं Cl माइनस था, Cl माइनस क्या हुआ, उसके सरफेस पे हमने सोडियम वेपर की गैस छोड़ी, सोडियम वेपर Cl माइनस से के साथ रिएक्शन करेगा, यहां का Cl माइनस उसने उठा लिया और ये बना देगा NaCl। अभी आप खुद देखो NaCl बनेगा तो कैसे बनेगा, देखो NaCl बनने के लिए देखो, ये तो चलो माइनस चार्ज के साथ है, बट ये होना चाहिए किसमें, प्लस चार्ज में। प्लस चार्ज के लिए इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तभी जाके दोनों कंबाइन होंगे, तो NaCl तो बनेगा बट एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पे निकलेगा। तो ये चीज यहां पे आप देखोगे, NaCl प्लस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ये जो NaCl है ये आपको सरफेस पे दिखाई देगा, बिकॉज Cl माइनस सरफेस पे चला गया है, सोडियम के साथ रिएक्शन करने के बाद NaCl बना के वो डिफ्यूज हो चुका है। बट यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो उस Cl माइनस की जगह ले लेंगे, Cl माइनस ने अपनी जगह छोड़ी थी, सोडियम के पास गया, सरफेस लेवल पे जहां पे सोडियम के वेपर घूम रहे थे वहां पे रिएक्शन करके सरफेस पे आके आके वो बैठ गया। बट जहां पे Cl माइनस ने अपनी जगह छोड़ी थी वहां पे इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन से है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखो। अब यहां पे अनायन वैकेंसी क्रिएट हुई, ये जगह किसकी थी, Cl माइनस की, Cl माइनस एक क्या है, अनायन, उसने अपनी जगह को छोड़ी, वैकेंसी क्रिएट हुई, तो हमने यहां पे बोला अनायन वैकेंसी, और उसकी जगह पे आ गया इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन नहीं आता तो भाई कोई दिक्कत ही थी, इलेक्ट्रॉन आ गया, उससे हम ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि एक कलर इंपार्ट हो जाता है उस क्रिस्टल में। जैसे आप ये क्रिस्टल देखो, ये NaCl का क्रिस्टल,
होना चाहिए था नॉर्मली कलरलेस, बट आप देखो बीच बीच में कहीं पीलापन आपको दिख रहा है। ये कलर इम्पार्ट कैसे हुआ? ये जो खाली जगह अनायन ने छोड़ी, वहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए और ये इलेक्ट्रॉन ने उन्हें कलर इम्पार्ट किया, कलर दिया। और वैसे ये जगह को जहां पे एक अनायन गायब होगा और इलेक्ट्रॉन आएगा, इस जगह को हम बोलते हैं एफ सेंटर्स। एफ सेंटर्स, ठीक है, ध्यान रखो, एफ सेंटर्स। इसका एक एफ का एक फुल फॉर्म गूगल सर्च करके देख लेना, वर्ड मिलेगा आपको अच्छा खासा। तो वो एक जर्मन वर्ड है और उसका मतलब यही होता है कलर सेंटर्स। ठीक है, आपको शॉर्ट फॉर्म में दिया एफ सेंटर। तो एफ का एक वर्ड मिलेगा जो कि जर्मन है, कलर सेंटर ही मतलब जाता है। सिंपली आप एफ सेंटर्स के हिसाब से याद रखोगे। तो ये जगह जहां पे अनायन था जा चुका है, उस जगह पे इलेक्ट्रॉन आ चुका है और ये इलेक्ट्रॉन ने कलर बनाया और इस जगह को एफ सेंटर बोला है। ठीक है, सो रिलीज इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकला वो उस क्रिस्टल में गया और वही खाली जगह को, अनायन वाली खाली जगह को ऑक्यूपाई किया। अनायन वैकेंसी ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं? एफ सेंटर। अनायन ने जो वैकेंसी क्रिएट की, उस जगह पे जो इलेक्ट्रॉन है उसे हम एफ सेंटर बोलते हैं, इसको हम कलर सेंटर बोलते हैं, कलर सेंटर। क्योंकि यही जगह कलर इंपार्ट करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। ऐसा लग रहा है कि ये चीज खराब हो चुकी है, बट नहीं, ये चीज ठीक है, टोटली ठीक है। बस यहाँ पे कलर आ चुका है बिकॉज बीच के कुछ एनायन सीएल माइनस निकल गए, वहां पे इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, एफ सेंटर आ चुके हैं और हल्का सा पीलापन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये ऐसा एग्जाम्पल भी आता है कि जब NaCl को हीट करते हैं सोडियम वेपर में, तो जो एफ सेंटर क्रिएट होता है उससे कौन सा कलर इंपार्ट होता है, कौन सा कलर देखने को मिलता है? तो ये आपका आंसर है येलो। इसके केस में कोई और लैटिस होगा तो कुछ और कलर मिलेगा। ठीक है, तो उसका ध्यान रखें। ये अनपढ़ इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन खाली पड़े होते हैं ना, ये ऐसे खाली नहीं है, कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, तो ये कलर इंपार्ट कर देते हैं। तो ये सेकेंड टाइप हुआ आपका नॉन स्टोइशियोमेट्रिक का। तो यहाँ पे अपना जो डिफेक्ट वाला पार्ट है वो खत्म होता। हमने पॉइंट डिफेक्ट स्टार्ट किया था, उसमें हमने पहला कौन सा देखा? स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। फिर आज हमने इम्प्यूरिटी डिफेक्ट देखा और उसके साथ नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट देखा। सारे टाइप याद रखो कैसे क्या हो रहा है। इस पे अगर क्वेश्चन आता है कहीं भी तो चुटकी बजाते हुए वो चीज सॉल्व हो सकती है, बस आपको याद रहना चाहिए तो एक कौन से डिफेक्ट में क्या हो रहा है। इन एडिशन विद सम एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे आपने डिफिशियंसी वाले में NiO का एग्जांपल देखा है ना, यहाँ पे ZnO का एग्जांपल देखा, यहाँ पे आपने NaCl का एग्जांपल देखो। तो एग्जांपल के साथ याद रखो तो चीजें अच्छे से याद रहेंगी। खासकर इंपॉर्टेंट टॉपिक है एफ सेंटर्स का, अनायन वैकेंसी के साथ ये चीज होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, सो बेसिक चीज है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में आप उसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन करोगे सॉलिड का, वो कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में करोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कंडक्टर्स की बात करें सो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, और कंडक्टिविटी कितनी दिख रही है यहाँ पे? 10⁴ टू 10⁻⁷ पर ओहम पर मीटर कंडक्टिविटी की यूनिट थी, पर ओहम पर मीटर। तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है सॉलिड की, काफी ज्यादा। मेटल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि आयनिक सॉलिड आर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में मेटल्स आते हैं, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, ये काफी अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं। Metals conduct electricity by movement of electrons while electrolytes conduct electricity by movement of ions। तो मेटल कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं? उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या? ऐसा कुछ सोल्यूशन होता है जहां भर भर के आयंस हैं,
भर भर के अलग अलग टाइप के आयंस हैं, मेटल्स के आयंस हैं। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रिसिटी बनानी है तो वहां पे किसका मूवमेंट जरूरी है? आयंस का जरूरी है मूवमेंट। ठीक है, बेसिक चीज होगी कंडक्टर्स के बारे में। फिर इंसुलेटर्स, इनकी जो कंडक्टिविटी है काफी कम होगी। इनका रेंज आप देखो 10⁻⁻20 से 10⁻10 तक का रेंज है, पावर स्टिल नेगेटिव है, इसलिए वैल्यू काफी छोटी है, पर ओम पर मीटर। ये हो गई इनकी कंडक्टिविटी का रेंज। उसके बाद मोस्ट नॉन मेटल्स एंड मॉलिकुलर सॉलिड्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी। तो मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स आपको यहां मिल जाएंगे, और मॉलिकुलर सॉलिड्स, ठीक है, ऐसे सॉलिड जिनमें सबसे छोटा जो बोल सकते हो कि यूनिट है वो एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अगर वो एक मॉलिक्यूलर लेवल की चीज है, एटॉमिक लेवल की होगी, तो देयर इज अ चांस कि वो एक मेटल होगा, और एक प्योर मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा। अगर वो मॉलिक्यूल लेवल पे है तो फिर वहां पे ज्यादा चांसेस है कि वो एक एक कोवलेंट मॉलिक्यूल हो, और कोवलेंट मॉलिक्यूल अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो मोस्ट की बात हुई है, मोस्ट की बात हुई है। इसमें स्टिल एक्सेप्शंस और ऐसे एग्जांपल आपको मिलेंगे जो कि वो ये चीज फॉलो ना करें, जैसे कि नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते मोस्ट, बट स्टिल ग्रेफाइट है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। तो एक्सेप्शन के लिए हमेशा स्पेस छोड़ना। ऑल ऐसे वर्ड मत यूज करना कि ऑल, है ना, नहीं, ऐसे आप यूज करो कि आप थोड़ा बच के चलो। केमिस्ट्री में ज्यादा हाथ चलाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बच बच के चलना पड़ता है आपको। मोस्ट या सम ऐसे वर्ड यूज करो, ज्यादा क्लियर नहीं करने का कभी भी, क्योंकि ये केमिस्ट्री खुद के क्लियर सब्जेक्ट नहीं है, हर एक जगह पे एक्सेप्शन मिलता है आपको। सो सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर ऐसे सॉलिड है इनकी कंडक्टिविटी का जो रेंज है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होगा, या आप ऐसे बोल सकते हो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में होगा। आप रेंज देखो 10⁻⁻6 से 10⁻⁴। ठीक है, तो इन बिटवीन उनके दोनों के कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का एक रेंज आपको दिखाई दे रहा है, तो इसलिए आप इसको मेटलॉइड ही बोल देते हो, है ना, सेमीकंडक्टर्स ही बोल सकते हो। तो दिस रेंज इज इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, नो डाउट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बेसिक सी चीज जो कि आपने 11th में ऑलरेडी पढ़ी है, बाकी थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो बैंड थ्योरी के बारे में देखते हैं। दो टाइप के बैंड होता है, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। ठीक है, दिया है तो बता रहा हूं मैं, बाकी ये चीज 11वीं में सेमीकंडक्टर्स में पढ़ी हुई है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड की बात करें तो इसकी जो एनर्जी लेवल होती है वो हाईएस्ट होती है, सबसे ज्यादा होती है। और बाकी तो बैंड कैसे बनता है? बाय द इंटरेक्शन ऑफ द आउटरमोस्ट एनर्जी लेवल्स ऑफ क्लोजली स्पेस एटम्स इन सॉलिड्स। तो जो एटम्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं उनके आपस में ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैपिंग के बाद जो बैंड बनते हैं उनको हम बैंड बोलते हैं। और बैंड में जो ज्यादा एनर्जी लेवल का बैंड है उसको आप कंडक्शन बैंड बोलोगे, जो थोड़ा कम एनर्जी लेवल वाला है उससे आप बोलोगे वैलेंस बैंड। ठीक है, अब जैसे ये डायग्राम में आप देखोगे तो इस डायग्राम में ये जो ब्लू वाला, ब्लू पिंक जो भी आपको दिख रहा है, ठीक है, अब ये जो वाला बैंड है नीचे वाला, इससे आप बोलोगे वैलेंस बैंड, और जो ऊपर वाला है व्हाइट वाला ये है आपका कंडक्शन बैंड। ऊपर है तो ज्यादा एनर्जी लेवल है, नीचे है तो कम एनर्जी लेवल। ठीक है, फिर हमने क्या बोला था कि मोस्टली जैसे वैलेंस बैंड में अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर वो इजीली चले जाएं कंडक्शन बैंड में, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगेगी। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रिसिटी काफी इजीली कंडक्ट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स काफी इजीली मूव हो जाते हैं, दे आर फ्री टू मूव। ठीक है, बट मेन बात यह है कि कंडक्शन बैंड तक जाने में कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ रही है। अगर थोड़ी मोड़ी एनर्जी लेवल में ही वो कूद के चला जा रहा है तो आप उसको कंडक्टर बोलो। अगर थोड़ी ज्यादा लग रही है आप उसे सेमीकंडक्टर बोलोगे। अगर बहुत ज्यादा लग रही है और इतना देना ही पॉसिबल ही नहीं है, उतनी एनर्जी दे के ही वो लैटिस ही तबाह हो जाएगा, तो फिर आप उसे इंसुलेटर बोलो। जैसे वहीं पे फिर कंसेप्ट आता है बैंड गैप का। बैंड गैप मतलब क्या? ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है, दोनों एनर्जी लेवल के बीच का जो गैप है उसे आप बोलोगे बैंड गैप। ठीक है, अब जैसे आप देखोगे जो बैंड गैप है ये इसमें मेटल में या बोल सकते हैं कंडक्टर्स में ये गैप ना के बराबर होता है।
ये गैप 0 रहेगा, या बहुत बार तो वो जो बैंड्स हैं आपस में ओवरलैप करते रहते हैं। ठीक है। अगर आप बात करो इंसुलेटर की, तो देर इज अ गैप, एक अमाउंट ऑफ गैप वहां पे आपको मिलेगा, और इस लार्ज एनर्जी गैप को हम फॉरबिडन जोन बोलते हैं। क्यों फॉरबिडन जोन बोल रहे हैं? हाँ, क्योंकि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो यहां से यहां जाने में मुझे बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। यहां पे चलो चिपका हुआ है, कब यहां और कब यहां आ जाएगा पता भी नहीं लगेगा आपको, बट यहां से यहां जाने में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और इतनी देनी पड़ेगी जितनी वो खुद लैटिस लेके स्टेबल ही नहीं रह पाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा इनके सॉलिड हद। तो यहां पे पॉसिबल ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा पाए, कोई भी एनर्जी आप दे दो नहीं पॉसिबल है, इसलिए आप इसको फॉरबिडन जोन बोलते हो कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फॉरबिडेड है, यहाँ पे अलाउड ही नहीं आना इलेक्ट्रॉन्स को, नहीं आ सकता, क्योंकि गैप बहुत बड़ा है। इंसुलेटर्स की बात है, और सेमीकंडक्टर्स में जो गैप है ये दोनों के बीच में, यहाँ पे गैप ही नहीं था और यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा था, सेमीकंडक्टर्स में बहुत कम गैप है। तो ये हमारे ऊपर रहता है कि भाई थोड़ी जितनी एनर्जी आपको देनी है आप दे दो, और इलेक्ट्रॉन्स यहां से कुदा के यहां ले आओ और करा लो जो करना है। जितनी इलेक्ट्रिसिटी को दौड़ानी है दौड़ा लो। कंडक्टर्स ऑल टाइम रेडी होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, सेमीकंडक्टर्स की चाबी अपने हाथ में रहती है, जितनी कंडक्टिविटी चाहिए उतना आप एनर्जी दो और कुदा दो इलेक्ट्रॉन्स को और बनाओ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए मार्केट में वैल्यू ज्यादा इसकी है। ये है वो पंखा विदाउट रेगुलेटर, और ये है रेगुलेटर वाला पंखा। आपके स्पीड आपके हाथ में है कि भाई कितने स्पीड में दौड़ाना है, इसमें नहीं है। तो ये डिफरेंस के कारण सेमीकंडक्टर्स का एक चैप्टर आप पढ़ते हो, और भाई इसके ऊपर एक अलग इंजीनियरिंग होती है, सारे डिवाइसेस इससे बनता है, आईसी, है ना, कोई भी हो, सब कुछ यहीं से बनेगा। इसलिए चैप्टर आपको 11वीं में दिया था, 12वीं में भी दिया है, फिर भी आप देखोगे ऐसे टॉपिक बीच बीच में आते रहेंगे। फिर बैंड फॉर्मेशन मेटालिक कंडक्टर्स। बैंड का फॉर्मेशन होता कैसे है भाई? डीलोकलाइजेशन ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल द मेटल एटम्स लिविंग बिहाइंड मेटल आयन। जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट शेल्स के, ऑर्बिटल्स के, वो डीलोकलाइजेशन मतलब अपनी जगह को छोड़ के आप आएंगे यहाँ पे। ठीक है, पहले तो वो वैलेंस वाले बैंड में रहेंगे, और उसके बाद एनर्जी लेंगे नहीं लेंगे जैसे भी, वो फिर के जब कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो आपके साथ वो अवेलेबल रहेंगे मूवमेंट के लिए, कंडक्टिविटी के लिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर्स की बात अगर आई गई है, थोड़ा टाइप्स देख लेते हैं। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, हमने ये दो टाइप देखे थे सेमीकंडक्टर्स के, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में क्या होगा? ये प्योर सेमीकंडक्टर होंगे। कोई सेमीकंडक्टर है प्योरेस्ट फॉर्म में तो आप उसको इंट्रिंसिक बोलोगे, विदाउट एनी इम्प्योरिटी। तो इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है बट फाइनाइट होती है, काफी कम होती, मतलब इतना कुछ खास यूज में ये नहीं आ पाएंगे। बट अगर एक्सट्रिंसिक की बात करें, एक्सट्रिंसिक में मतलब कोई एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें, या सॉरी बोल सकते हैं एक्स्ट्रा कोई एटम यहाँ पे हम डोप करेंगे या इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। ये वर्ड याद होगा आपको अगर, डोपिंग, तो वो यहां से आता है। डोपिंग मतलब इम्प्योरिटी ऐड करना, प्रोसेस ऑफ एडिंग माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा एटम ऐड करेंगे, तो इस प्रोसेस को हम डोपिंग बोलते थे। फिर जो इम्प्योरिटी रहता था जिसको हम ऐड कर रहे होते थे उसे हम बोलते थे डोपेंट। डोपेंट। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो वही है, डोप सेमीकंडक्टर, इम्प्योरिटी वाला सेमीकंडक्टर, जिसकी कंडक्टिविटी काफी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्योर था, कंडक्टिविटी कम थी, डोपिंग की, इम्प्योरिटी ऐड की, तो जाके वो बन चुका है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इसकी जो कंडक्टिविटी है वो काफी ज्यादा मिलेगी। अब एक्सट्रिंसिक में फिर जब हम डोपिंग करते हैं तो वहां पे भी दो टाइप मिलता है आपको, एन टाइप एंड पी टाइप। एक्सट्रिंसिक में हमने देखा था एन टाइप एंड पी टाइप। एन टाइप इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो ज्यादा
चार्ज कैरियर थे वो निगेटिव वाले थे, यहाँ पे जरा जो चार्ज कैरियर थे वो पॉजिटिव वाले थे। इसके हिसाब से आपके टाइप्स बन जाते हैं। चलो थोड़ा और ही पढ़ लेते हैं। एन टाइप में क्या पढ़ा था? एन टाइप में हमने ये देखा था, जैसे कि मान लो सिलिकॉन का पूरा स्ट्रक्चर है और मैंने डाल दिया फोस्फोरस, किसी एक सिलिकॉन की जगह पर मैंने डाल दिया फोस्फोरस। अब सिलिकॉन में आउटर मोस्ट शेल में आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे 4, बट फोस्फोरस में कितने होते हैं? 5। तो अगर सिलिकॉन की जगह पे फोस्फोरस आ रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहती थी, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो ये प्रोवाइड कर देगा, प्लस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है? एक्स्ट्रा है। तो एक इलेक्ट्रॉन आप देखो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, यहाँ पे देखो मोबाइल इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो फोस्फोरस आया तो उसने वो जरूरत तो पूरी पूरी कर दी जो सिलिकॉन छोड़ के गया था। इन एडिशन वहां पे उसने एक इलेक्ट्रॉन और प्रोवाइड कर दिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, ये मूवमेंट कर सकता है। और आप देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुए? बढ़ गए ना। 4 की जरूरत थी, 5 दे दिया मैंने, एक एक्स्ट्रा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर निगेटिव वाले बढ़ गए, इसलिए टाइप है ये अपना एन टाइप। ठीक है, तो ये वही है कि अपना जो सिलिकॉन या जर्मेनियम आप ले लो जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, या ऐसे बोल सकते हैं 14 ग्रुप वाले ये होते हैं। इनमें आप 15 ग्रुप वाले एलिमेंट डालो, जैसे इतना फोस्फोरस 15 ग्रुप का एलिमेंट है, वो आपने जब डोप किया तो आपको ऐसा एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। पी टाइप में क्या है? मैं जैसे कि बोरॉन को डालता हूं, बोरॉन में ये होता है कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर ये सिलिकॉन वाले लैटिस स्ट्रक्चर में जाएगा उसकी जरूरत है 4 इलेक्ट्रॉन की, ये 3 दे पा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम पड़ रहा है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता वहां पे क्या होता है? होल होता है। और होल को हम लेके चलते हैं वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, और होल को हम लेके चलते हैं पॉजिटिव चार्ज। ऐसे तो कोई चार्ज होता नहीं है, बट हम ये मान के चलते हैं जहां पे निगेटिव नहीं है वहां पे पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज अगर है सो इसलिए नाम पड़ता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, कैसे हुआ? डोपिंग किया है आपने सिलिकॉन जर्मेनियम को, बट कौन से वाले एलिमेंट के साथ? ग्रुप 13 वाले एलिमेंट के साथ, जैसे कि बोरॉन आपका ग्रुप 13 एलिमेंट में आता है। ठीक है, बोरॉन की बात यहाँ पे की, आपका 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 3 ऐसे एटम के साथ उन्होंने बॉन्डिंग की, बट स्टिल वहां पे एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग था, और मिसिंग इलेक्ट्रॉन या वैकेंसी वाले इलेक्ट्रॉन को हम होल बोलते हैं, और होल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं वैलेंस बैंड में कंडक्शन के लिए। अब क्या होता है फिर होल के जगह पे, कोई होल है तो वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन आ गया कहीं का, फिर जहां से वो इलेक्ट्रॉन आया वहां पे होल क्रिएट हो गया, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहां भी चालू हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर चालू हुआ तो कनेक्टिविटी यहां भी हो जाती है बढ़िया तरीके से। तो पी टाइप और एन टाइप दोनों के जगह पे आप देखोगे कंडक्टिविटी बढ़िया अमाउंट में हो जाती है। फिर लास्ट टॉपिक है अपना इस चैप्टर का थ्योरेटिकल टॉपिक, ये होने के बाद हम सीटी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जितने भी टाइप के पॉसिबल होंगे हर एक टाइप के देखेंगे। सो अब है लास्ट टॉपिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसमें है पहला डायमैग्नेटिक, सेकंड है पैरामैग्नेटिक, थर्ड है फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्या होता है? ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, इलेक्ट्रॉन सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, और ये मेन चीज है। ठीक है, ये चीज मेन है कि भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड या अकेला नहीं होगा। इसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड से वीकली रिपेल करते हैं। अगर कहीं ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैं इसे अगर वहां पे अगर लेके जाऊं तो ये वहां पे रिपल्शन शो करेंगे, और अगर मैग्नेटिक मतलब और एक हिसाब से रिपल्शन भी बहुत रेयर ही शो करेंगे, मोस्टली इन पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। पहली बात तो इन पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड का, अगर इफेक्ट पड़ा भी तो हल्का सा रिपल्शन ये शो करेंगे विद द मैग्नेटिक, ये चीज है। यहाँ पे एग्जांपल है N2F2 NaCl H2O, ये सब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, बेंजीन, क्योंकि इनके अंदर हर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड,
जैसे आप N2 का मैं एग्जांपल देता हूं, नाइट्रोजन का। इसके लिए आपको ये चाहिए, ये हमने पढ़ा है 11। हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए, मॉलिक्यूलर लेवल के ऑर्बिटल्स बनाए, ठीक है। वो सब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कैसे क्या किया था, बट मैं आपको ये बताऊंगा कि ये है नाइट्रोजन का एटम, ये है नाइट्रोजन का एटम। एक नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है, यहां 2 और यहां 3। इस वाले में 5 है, यहां 2 यहां 3। जब ये आपस में ओवरलैप करते हैं, जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिलके N2 बनाता है, तो ये मॉलिक्यूल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो यहां देखोगे आप। इनमें आप इलेक्ट्रॉन देखो, ये भी जोड़ी में, ये भी जोड़ी में, ये भी जोड़ी में, ये भी जोड़ी में, ये भी जोड़ी में। हर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड। यही बात बता रहा हूं मैं कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको यहाँ पे, सबके सब। एक भी अनपेयर्ड नहीं मिलेगा। इसलिए ये आ गया आपका डायमैग्नेटिक वाले कैटेगरी। ऐसे बाकी भी है, H2O भी है, F2 भी है, NaCl भी है, बेंजीन भी है, हर एक नहीं, जो यहां दिख रहे हैं वो है। नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, इनमें आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, नॉट मोर, ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको, कुछ एक आधा इलेक्ट्रॉन, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन आपको अनपेड देखने को मिलेंगे। अब ये क्या होता है, ये अट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। इनको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये अट्रैक्शन शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है। इसमें एग्जांपल है ऑक्सीजन का, CO2+ का, Fe3+ का, Cr3+ का। अगर मैं ऑक्सीजन का एग्जांपल आपको दिखाऊं तो वो भी यहां पे आपको देखने को मिलेगा। ये ऑक्सीजन का एटम, ये ऑक्सीजन का एटम। कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 8 होते हैं। 2 2 4, कितने होते हैं? हाँ, 8 होते हैं। 2 2 4 2 6। हमने 1s वाला यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, उसमें 2 रहेंगे। 1:2, 2:2, 2p4। समझ में आ रहा है? 8 हो गया ना। 1s वाला ड्रॉ नहीं किया, वहां पे भी तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे सेम नाइट्रोजन का भी हिसाब हुआ था, हमने 1s वाला ड्रॉ नहीं किया था। टोटल वहां पे कितने, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने यहाँ पे 5 ही क्यों बोले, क्योंकि हमने बस सेकंड वाले की बात की थी, 2s2p की बात की थी, 1s की बात नहीं की थी। तो 1s में भी तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो वो चीज थोड़ा करेक्ट कर लेना। नाइट्रोजन में 7 होता है इलेक्ट्रॉन्स, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 2। 1s वाला हमने शो नहीं की, 1s वाला शो नहीं, 2s2p शो। तो यहाँ पे है 6, फिर यहाँ के 2 8, यहाँ पे भी 8। जब O2 बनेगा तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंबाइन होंगे। ये पेयर्ड है, 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 ये पेयर्ड नहीं है। ये दिख रहा है आपको? ये अकेला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमने बोला था यहाँ पे एक या लगभग 2 तक चल जाएगा। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो आप उसको पैरामैग्नेटिक बोल सकते हो, इसलिए आप O2 को पैरामैग्नेटिक बोलोगे, ठीक है। और भी है CO2+, Fe3+, Cr3+, ठीक है। लास्ट टाइप है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये क्या है, इनमें ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लार्ज, काफी सारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स खाली पड़े होंगे, अकेले होंगे, अनपेड होंगे, और एक काफी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ। एग्जाम्पल यहाँ पे आयरन हो गया, जब भी मैग्नेटिक फील्ड दो हमेशा अट्रैक्ट करेगा ये। कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ठीक है। तो ये सब एक चीज और इंपॉर्टेंट है पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में, कि पैरामैग्नेटिक में अगर मैं सब्सटेंस को डालूं, मतलब सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं सब्सटेंस को डालूं जो पैरामैग्नेटिक है, तो वो अट्रैक्ट करेगा। जब फील्ड है, फील्ड हटाओगे वो वापस नॉर्मल बन जाएगा। बट फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड उसको दी तो वो अट्रैक्ट करेगा, एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा, और जैसे मैग्नेटिक फील्ड में हटाऊंगा उसके अंदर स्टिल कुछ मैग्नेटिक वाले नेचर रह जाएंगे, जीरो नहीं होगा, गायब नहीं होगा, स्टिल उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज मैग्नेट वाले रह जाएंगे।
तो ये चीज भी थोड़ा सा याद रखना, आगे काम आएगा। बाकी फिलहाल इतना याद रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, डेफिनेशन और एक से दो एग्जाम्पल याद रखो, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इसके साथ अपना चैप्टर खत्म होता है और फिर हम देखेंगे आगे फिर जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं सीटी के, न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जो भी है करेंगे बढ़िया से। चैप्टर खत्म होगा इसके साथ और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और देखेंगे सीटी के क्वेश्चंस, काफी सारे क्वेश्चंस। ठीक है, बताओ यहां तक कुछ डाउट है किसी को? क्लियर है? एफ सेंटर्स, वैकेंसी, ओके उसमें, ओके ओके, समझ गया मैं। ये एलियोवेलेंट, एलियोवेलेंट मतलब जिसमें ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। यहाँ पे हमने इम्प्योरिटी जो देखी थी उसका ऑक्सीजन स्टेट अलग था। जैसे कि यहाँ पे आपका NaCl का हमने एग्जांपल लिया था, तो Na का ऑक्सीजन स्टेट है +1 का, उसको रिप्लेस कर देगा Sr2+, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है सोडियम से, तो इसको आप एलियोवेलेंट इम्प्योरिटी बोलोगे। ऐसी इम्प्योरिटी इसका ऑक्सीजन स्टेट अलग है एज कंपेयर टू दी होस्ट। ठीक है, डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट, बस इतना ही मतलब है उसका। ठीक है, फिर कंक्लूड करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, एक बार और देख लेना, बाकी मैं ऐसे कंक्लूड करता हूँ। ठीक है, तो इसमें कुछ और डाउट रहे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और जो दिक्कत रहे बिल्कुल पूछ सकते हो। इस वीडियो को लाइक, इस वीडियो को शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ध्यान रखो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।